अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग युद्ध गुप्त रूप से छेड़ दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जहां राजनेता मेक्सिको पर बमबारी की धमकियां दे रहे थे, वहीं असली लड़ाई खुले समुद्र में भूतिया पनडुब्बियों, अरबों डॉलर के सैन्य अभियानों और विज्ञान कथा जैसे लगने वाले उच्च तकनीक वाले हथियारों के साथ शुरू हो चुकी थी। लेकिन अमेरिका ने पूरे महासागर को युद्ध क्षेत्र में कैसे बदल दिया और उन्होंने कार्टेलों के खिलाफ कौन से हथियार छोड़े? हमारे साथ आइए और देखें कि कैसे अमेरिका अपनी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल मैक्सिकन कार्टेलों पर हमला करने के लिए करता है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह विचार रखा, मैक्सिकन ड्रग लैब पर मिसाइल हमले, और अगर कोई सवाल पूछे तो सार्वजनिक रूप से इनकार, तो बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। पूर्व रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने बाद में अपने संस्मरण में इस चौंकाने वाली बातचीत का खुलासा किया, और उस क्षण का खुलासा किया जब अमेरिका का ड्रग युद्ध लगभग एक वास्तविक गोलीबारी युद्ध में बदल गया था। यह प्रस्ताव अचानक नहीं था। 2021 तक फेंटेनाइल के ओवरडोज से हर साल 83,000 अमेरिकी मारे जा रहे थे। 2016 और 2021 के बीच इस सिंथेटिक ओपियोइड से मरने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई थी, जिससे एक ऐसा संकट पैदा हो गया था जिसे पारंपरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियां छू भी नहीं पा रही थीं। मैक्सिको में खुलेआम ड्रग लैब चल रही थी, जबकि टनों घातक पाउडर सीमा पार उत्तर की ओर बह रहा था। अमेरिकी जनता कार्रवाई की मांग कर रही थी। राजनेताओं को जवाब चाहिए था। कांग्रेस के गलियारों में 2 रिपब्लिकन सांसदों को एक मौका नजर आया। टेक्सास के कांग्रेसी डैन क्रेनशॉ और फ्लोरिडा के माइक वॉल्चर ने एक ऐसे विधेयक का मसौदा तैयार किया जो सब कुछ बदल देगा। सैन्य बल और कार्टेल प्रभाव के इस्तेमाल के लिए प्राधिकरण प्रस्ताव की भाषा सीधे 2001 के युद्ध प्राधिकरण से उधार ली गई थी, जिसने 11 सितंबर के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई शुरू की थी। विधेयक के शब्द जानबूझकर व्यापक थे। कोई भी राष्ट्रपति मादक पदार्थों की तस्करी या हिंसा के जरिए क्षेत्रीय नियंत्रण में शामिल विदेशी संगठनों के खिलाफ सभी जरूरी और उचित बल प्रयोग कर सकता है। इस कानून में 9 विशिष्ट कार्टेलों के नाम सूचीबद्ध किए गए थे, जिनमें शक्तिशाली सिनालोआ और खाड़ी के संगठन भी शामिल थे। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि इसने राष्ट्रपति को यह तय करने का पूरा अधिकार दे दिया था कि कौन से समूह सैन्य कार्रवाई के योग्य हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने तुरंत इसके निहितार्थ समझ लिए। यह सिर्फ लक्षित हमलों के लिए अनुमति नहीं थी, आवश्यक और उचित बल प्रयोग की बात और राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के साथ कि कौन से देश कार्टेल से संबद्ध हैं, मैक्सिको पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण को उचित ठहरा सकता था। इस कानून ने किसी भी भावी राष्ट्रपति को युद्ध के लिए एक खाली टिकट थमा दिया। जहां क्रेनशॉ ने आलोचना को उन्माद बताकर खारिज कर दिया, वहीं अन्य सांसद ऐसे पूरक उपायों पर जोर दे रहे थे जो सैन्य कार्रवाई के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करते। सदन की विदेश मामलों की समिति ने प्रोजेक्ट प्रीकर्सर अधिनियम को आगे बढ़ाया, जिसके तहत विदेश विभाग को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फेंटेनाइल को एक रासायनिक हथियार के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक हो गया। अध्यक्ष माइकल मैककॉल ने ठीक यही कहा और दावा किया कि कार्टेल अमेरिकियों की सामूहिक हत्या के लिए रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रासायनिक हथियार घोषित किए जाने के गंभीर कानूनी परिणाम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति के बिना भी रासायनिक हथियारों के हमलों पर सैन्य प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। सीरिया ने यह सबक तब सीखा था जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 2017 और 2018 में दमिश्क द्वारा सीरिया के लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के बाद मिसाइल हमलों का आदेश दिया था। मिसाल साफ थी, रासायनिक हथियार एक तरफा सैन्य कार्रवाई को जायज ठहरा सकते थे। 18 राज्य अटॉर्नी जनरल ने इस बयानबाजी को और आगे बढ़ाते हुए औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बाइडेन से फेंटेनाइल को सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया। पत्र में बुश प्रशासन द्वारा इराक पर आक्रमण को उचित ठहराने की याद दिलाई गई। उस दौर की न्याय विभाग की एक कानूनी राय ने निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रपतियों को सामूहिक विनाश के हथियारों के खतरों के खिलाफ बल प्रयोग करने का संवैधानिक अधिकार है, भले ही कांग्रेस की अनुमति न हो। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 9 मैक्सिकन कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला अपना विधेयक पेश किया। इस घोषणा के तहत इन समूहों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इन समूहों को किसी भी तरह का समर्थन देने को अपराध माना जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्टेलों को अल कायदा और अन्य संगठनों की कानूनी श्रेणी में रखेगा, जिनसे अमेरिका दशकों से सैन्य बल के साथ लड़ रहा है। हर कानून दूसरे पर आधारित था, जिससे सैन्य कार्रवाई, रासायनिक हथियार, सामूहिक विनाश के हथियार, आतंकवादी संगठन और असीमित बल प्रयोग के लिए एक दूसरे से जुड़े औचित्य सामने आ रहे थे। वॉशिंगटन में युद्ध की कानूनी रूपरेखा आकार ले रही थी, जबकि कार्टेल सीमा पार अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। इस बात से अनजान कि अमेरिका का राजनीतिक प्रतिष्ठान मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रतीकात्मक युद्ध को कहीं अधिक वास्तविक और विनाशकारी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा था। जब राजनेता युद्ध पर बहस कर रहे थे, कार्टेल पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कहां? कोलंबिया के घने जंगलों में मच्छरों और डीजल के धुएं से भरी नम हवा में हथौड़ों की आवाज गूंजती है। इतनी घनी छतरी के नीचे, जहां उपग्रह भी नहीं पहुंच सकते, मजदूरों की टीमें फाइबर ग्लास और लकड़ी को ऐसी चीज का आकार दे रही हैं जो होनी ही नहीं चाहिए। वे हाथ से पनडुब्बियां बना रहे हैं, ऐसे ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने कभी नौसेना इंजीनियरिंग स्कूल नहीं पढ़ा।
पहली नार्कोस पनडुब्बी 1980 के दशक में मछली पकड़ने वाली नावों के पीछे खींची जाने वाली एक साधारण पानी के नीचे की ट्यूब के रूप में आई थी। कोलंबियाई कार्टेलों ने जल्दी ही समझ लिया कि समुद्र तल किसी भी गोदाम से बेहतर छिप सकता है। 1990 के दशक तक वे दूर दराज के जंगलों में बनाए जाने वाले स्वचालित जहाजों में बदल गए थे, जहां सैन्य गश्ती दल शायद ही कभी जाते हों। आज की नार्कोस पनडुब्बियां आपराधिक इंजीनियरिंग में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 80 फुट लंबी पनडुब्बियां बिना ईंधन भरे 500 मील की यात्रा कर सकती हैं और 10 टन शुद्ध कोकीन ले जा सकती हैं। प्रत्येक पनडुब्बी को गुप्त कार्यशालाओं में बनाने में $1 से $2 मिलियन का खर्च आता है, लेकिन इनके द्वारा ले जाए जाने वाले माल की कीमत अमेरिकी सड़कों पर $150 मिलियन से ज्यादा होती है। 5 चालक दल के सदस्य हफ्तों तक तंग, अत्यधिक गर्म डिब्बों में कम से कम भोजन और बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के रहते हैं। ये पनडुब्बियां सतह के ठीक नीचे काम करती हैं, जिससे गश्ती विमानों के लिए लगभग कोई लहर नहीं बचती। इंजीनियर इन्हें समुद्र के रंग से मेल खाने के लिए नीले भूरे रंग से रंगते हैं, जबकि सुव्यवस्थित पतवार न्यूनतम व्यवधान के साथ पानी में रेंगते हैं। कुछ मॉडलों में सीसे की परत होती है, जो सैन्य थर्मल इमेजिंग प्रणालियों से आने वाले ताप संकेतों को रोकती है। सबसे उन्नत संस्करण थोड़े समय के लिए पूरी तरह से पानी के नीचे गोता लगा सकते हैं और रडार और सोनार डिटेक्शन से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। जब अधिकारी किसी नार्कोस पनडुब्बी का पता लगा लेते हैं, तो उसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। प्रत्येक जहाज में विशेष स्कटल वाल्व लगे होते हैं, जो कुछ ही मिनटों में डिब्बों में पानी भर सकते हैं। सैन्य विमान या गश्ती नौकाओं को देखते ही चालक दल इन वाल्वों को खोल देते हैं, जिससे लाखों डॉलर के सबूत समुद्र तल पर हजारों फीट गहरे पानी में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें निकालना नामुमकिन है। पनडुब्बी का खतरा 2024 में वैश्विक स्तर पर पहुंच गया, जब ऑपरेशन ओरियन ने ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक जहाज को रोक लिया। पनडुब्बी ने प्रशांत महासागर में 10,000 मील से ज्यादा की यात्रा की थी, जिससे साबित हुआ कि अब कार्टेलों के पास अंतर्महाद्वीपीय क्षमताएं हैं। खुफिया एजेंसियों को अचानक एहसास हुआ कि वे क्षेत्रीय तस्करी गतिविधियों पर नहीं, बल्कि दुनिया भर में पहुंच रखने वाली एक छद्म नौसेना पर नजर रख रही थीं। सतह के ऊपर तेज गति वाली नावें भी उतनी ही कठिन चुनौती पेश करती हैं। इन 30 फुट लंबे जहाजों में 3 या 4 250 हॉर्स पावर की आउटबोर्ड मोटरें लगी होती हैं, जो खुले पानी में 80 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलने वाले तैरते रॉकेट बनाती हैं। ड्रग रनर इन्हें समुद्री नीले रंग से रंगते हैं और इनमें 2000 गैलन अतिरिक्त ईंधन भरते हैं, जिससे ये बिना रुके 500 मील की यात्रा कर पाते हैं। इन नावों का इतिहास निषेध युग के रम रनर से जुड़ा है, जिन्होंने 1920 के दशक में तटरक्षक बल के कट्टरों से आगे निकलने की कला में महारत हासिल कर ली थी। आधुनिक कार्टेलों ने इस अवधारणा को समकालीन तकनीक के साथ अद्यतन किया। प्रत्येक गो फास्ट में एक ही पायलट होता है, ताकि मालवाहक जहाजों की जगह अधिकतम हो सके, और ये ज्यादातर गश्ती नौकाओं की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में दौड़ते हैं। तटरक्षक बल ने सटीक राइफलों और प्रशिक्षित स्नाइपर्स से लैस हिट्रॉन हेलीकॉप्टर टीमें बनाकर इसका जवाब दिया। जब गश्ती विमान किसी भागते हुए गो फास्ट को देखते हैं, तो हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे झपट्टा मारते हैं, जबकि निशानेबाज 50 कैलिबर की राइफलों से चालक दल के सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बिना इंजन को निष्क्रिय कर देते हैं। यह रणनीति इतनी कारगर साबित हुई कि कार्टेलों ने अपनी स्पीड बोटों को मछली पकड़ने वाली नावों का रूप देना शुरू कर दिया और ऐसे हाइब्रिड क्राफ्ट विकसित करने शुरू कर दिए, जो पनडुब्बी की चुपके और सतह की गति का संयोजन करते थे। खुफिया अनुमान बताते हैं कि पकड़ी गई हर नार्को पनडुब्बी या गो फास्ट नाव के लिए 3 या 4 सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा करते हैं, अरबों की ड्रग्स पहुंचाते हैं, जबकि उनका अदृश्य बेड़ा और भी मजबूत होता जाता है। कार्टेल साम्राज्यों को नष्ट करने के लिए 72 देश कैसे एकजुट हुए? जब ड्रग कार्टेल इतने शक्तिशाली हो गए कि किसी एक देश के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, तो दुनिया ने मिलकर काम करने का फैसला किया। जनवरी 2012 में एक चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए एक मजबूत नाम के साथ एक गठबंधन बनाया गया, ऑपरेशन मार्टेलो, जिसका स्पेनिश में अर्थ है हथौड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, ग्वाटेमाला और होंडुरास सहित 14 देशों ने मिलकर काम किया। ऑपरेशन मार्टेलो सिर्फ एक और असफल ड्रग युद्ध अभियान नहीं था, इसने उन कार्टेलों को निशाना बनाया जहां उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, यानी उनके शिपिंग रूट। सैन्य जहाजों, विमानों और विशेष बलों ने दक्षिण अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के जल क्षेत्र में गश्त की, जिससे नशीले पदार्थों की खेपों के लिए एक मजबूत अवरोध पैदा हो गया। परिणाम शीघ्र ही सामने आए। पहले ही वर्ष में अधिकारियों ने 319 तस्करों को गिरफ्तार किया और नशीले पदार्थों से लदी 108 नावें जब्त की। 2011 में इस अभियान में अमेरिकी सड़कों पर 119 टन कोकीन जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत $2.35 अरब थी। अधिकारियों ने कार्टेलों को भेजी जा रही $2.8 करोड़ की नकदी और ड्रग्स को छिपाने या ले जाने में इस्तेमाल होने वाले $8.6 करोड़ के सामान भी जब्त किए। ऑपरेशन मार्टेलो तो बस शुरुआत थी। 2004 के अंत में ऑपरेशन ओरियन ने बहुराष्ट्रीय प्रयासों को एक नए स्तर पर पहुंचाया। इस बार 62 देशों ने इसमें भाग लिया, जिनमें सीमित तटरेखा वाले छोटे देशों से लेकर बड़ी नौसेनाओं वाली प्रमुख शक्तियां शामिल थीं। 6 हफ्तों तक
उन्होंने खुफिया जानकारी साझा की, संदिग्ध जहाजों पर नजर रखी और वैश्विक जल क्षेत्र में नशीली दवाओं की खेपों को रोका। इससे पहले किसी भी ड्रग ऑपरेशन ने ओरियन जैसी सफलता हासिल नहीं की थी। इस ऑपरेशन में एक ही बार में 225 टन कोकीन जब्त किया गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। वो 1000 टन से ज्यादा मारिजुआना और दूसरे ड्रग्स को मिलाकर कुल जब्ती की कुल कीमत 8.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई। प्रत्येक देश ने इस प्रयास में अपनी अलग अलग खूबियां पेश की। अमेरिकियों ने उपग्रहों से आने वाली छोटी नावों की लहरों का पता लगाने में सक्षम उन्नत रडार प्रणालियां प्रदान की। डचों ने जहाजों की जांच के लिए पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन प्रदान किए। कोलंबियाई सेनाओं ने जंगल में प्रक्षेपण स्थलों का पता लगाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि स्थल रुद्ध देशों को भी धन और संचार पर नजर रखने में मदद मिली। ओरियन को क्रांतिकारी बनाने वाला सिर्फ उसका आकार ही नहीं था, बल्कि उसका उन्नत समन्वय भी था। कई देशों के सैन्य कमांडरों ने वास्तविक समय के कमांड सेंटरों में सहयोग किया, लाइव खुफिया जानकारी साझा की और एक साथ कई समय क्षेत्रों में छापे मारे। जब तस्कर किसी छापे की खबर सुनकर अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते, तो वे दूसरे देश के गश्ती क्षेत्र में पहुंच जाते। इन अभियानों ने सड़कों से नशीले पदार्थों को हटाने से कहीं ज्यादा काम किया। उन्होंने बहुमूल्य खुफिया जानकारी एकत्र की। पकड़े गए प्रत्येक नाविक, नाव और संचार उपकरण से कार्टेल की गतिविधियों के बारे में नई जानकारियां मिली। तस्करी के रास्ते के नक्शे और विस्तृत होते गए और कार्टेल के संपर्कों की सूची लंबी होती गई। हर बार पकड़े जाने के साथ अमेरिकी सड़कों पर कोकीन की कीमतें बढ़ती गईं और आपूर्ति कम होती गई। संदेश साफ था, खुले समुद्र अब ड्रग तस्करों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, चाहे उनके छिपने के तरीके कितने भी उन्नत क्यों न हों। जब देश उनके खिलाफ एकजुट हो गए, तो कार्टेलों को पकड़ से बचने के लिए और भी कारगर हथियारों की जरूरत पड़ी। लेकिन कार्टेलों को समुद्र में अमेरिका के गुप्त हथियार का अंदाजा नहीं था। आखिर एक जहाज की कीमत ड्रग माफियाओं को आधा अरब डॉलर कैसे पड़ गई? 2005 की शुरुआत में एक जहाज ने पूरे दक्षिण अमेरिका के ड्रग माफियाओं में खौफ पैदा कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल का कट्टर जेम्स 112 दिनों के अथक अभियान के दौरान कार्टेलों के लिए एक तैरता हुआ दुस्वप्न बन गया, जिसके बारे में ड्रग माफिया आज भी दबी जुबान में चर्चा करते हैं। कट्टर जेम्स कोई साधारण जहाज नहीं है। 418 फीट लंबा, यह लीजन क्लास कट्टर एक तैरते हुए शहर जैसा है, जिसका एक ही उद्देश्य है, ड्रग तस्करों का शिकार करना। इसमें 150 उच्च प्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं का दल है, जो 24 घंटे पाली में काम करते हैं। यह जहाज बंदरगाह पर वापस आए बिना महीनों तक समुद्र में रह सकता है, जिससे यह नशीले पदार्थों के रास्तों पर नजर रखने के लिए एक आदर्श शिकारी बन जाता है। 2025 के मिशन को असाधारण बनाने वाली बात इसकी उल्लेखनीय सफलता थी। सिर्फ 4 महीनों के भीतर इस अकेले जहाज ने 48,000 पाउंड से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए, जो एक मध्यम आकार के अमेरिकी शहर को 1 साल तक की आपूर्ति के लिए काफी थे। इसकी बाजार में कीमत लगभग 51 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जिससे यह कार्टेल संचालन के लिए अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका साबित हुआ। जनवरी में हुए ऑपरेशन खास तौर पर प्रभावशाली रहे। 5 जनवरी को जहाज के चालक दल ने एक ड्रोन उड़ाया, जिसने इक्वाडोर के तट के पास एक संदिग्ध जहाज को देखा। सामान्य सैन्य ड्रोनों के विपरीत तटरक्षक बल विशेष समुद्री मॉडल का उपयोग करता है, जो लगातार 18 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और उन्नत कैमरे लगे होते हैं, जो मीलों दूर से भी नाव का नाम पढ़ सकते हैं। ड्रोन ने जहाज पर तब तक चुपचाप नजर रखी जब तक कि बोर्डिंग टीमों ने हमला नहीं कर दिया और 2025 पाउंड से ज्यादा कोकीन के साथ 3 तस्करों को पकड़ लिया। ठीक एक दिन बाद 6 जनवरी को उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कट्टर जेम्स के साथ काम कर रहे समुद्री गश्ती विमानों ने 3 गो फास्ट नावों को एक साथ चलते हुए देखा, जो तस्करों के लिए एक असामान्य और जोखिम भरा कदम था। अपनी हेलीकॉप्टर टीमों की मदद से उन्होंने एक बेहतरीन समन्वित अभियान में तीनों नावों को रोक लिया और 9 संदिग्धों को पकड़ लिया। साथ ही 13,960 पाउंड कोकीन का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया। तस्करों ने 7 जनवरी को अपनी रणनीति बदली और एक लो प्रोफाइल नाव तैनात कर दी, जो खास तौर पर रडार की पकड़ से बचने के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन हिट्रॉन हेलीकॉप्टर का चालक दल तैयार था। सटीक निशाना साधते हुए उन्होंने चालक दल को नुकसान पहुंचाए बिना नाव के इंजन को निष्क्रिय कर दिया। 840 पाउंड कोकीन अमेरिकी सड़कों पर कभी नहीं पहुंच पाई। 18 जनवरी को जब तस्करों ने अपना माल फेंककर पकड़ से बचने की कोशिश की, तो कट्टर जेम्स ने हार नहीं मानी। उसकी तेज रफ्तार वाली पीछा करने वाली नावों ने तस्करों का पीछा किया, जबकि टीम के अन्य सदस्यों ने समुद्र से तैरते हुए ड्रग पैकेट बरामद किए। बरामद माल लगभग 6,000 पाउंड कोकीन कार्टेलों को लाखों का मुनाफा दिलाता। नौसेना भी इसमें शामिल हो गई। यूएसएस मिनियापोलिस सेंट जैसे जहाज, पॉल और यूएसएस सेंट लुइस ने कैरिबियन में अपनी छापेमारी की, जिससे कुल जब्त कोकीन में सैकड़ों किलोग्राम की वृद्धि हुई। इन अभियानों ने सिनालोआ और जलिस्को के नए पीढ़ी के कार्टेलों को विशेष रूप से प्रभावित किया। अभियानों के दौरान एकत्रित खुफिया जानकारी से प्रमुख तस्करी मार्गों का पता चला, कार्टेल के सदस्यों की पहचान हुई और तस्करी के नए तरीकों का खुलासा हुआ, जिनका उपयोग अब इन आपराधिक साम्राज्यों को और अधिक ध्वस्त करने के लिए अगली छापेमारी की योजना बनाने में किया जा रहा है। लेकिन समुद्र में तैरते इन किलों पर किसका नियंत्रण है? फ्लोरिडा के की वेस्ट में एक साधारण सी इमारत में अमेरिका के नशीले पदार्थों के खिलाफ समुद्री युद्ध का केंद्र बिंदु स्थित है। संयुक्त अंतर एजेंसी टास्क फोर्स साउथ 24 घंटे 7 दिन
इतिहास के सबसे जटिल नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान का संचालन करती है। ये कमांड सेंटर किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के हाईटेक वॉर रूम जैसा दिखता है। दीवारों पर लगी विशाल स्क्रीन कैरिबियन और प्रशांत महासागर के वास्तविक समय के नक्शे प्रदर्शित करती हैं। इन पर सैकड़ों चलते फिरते चिन्ह हैं जो अमेरिकी झलक क्षेत्र में मौजूद हर जहाज, विमान और पनडुब्बी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर टिमटिमाती रोशनी एक कहानी बयां करती है। दोस्ताना नौसैनिक गश्त, वाणिज्यिक जहाज, अंधेरे में दौड़ती संदिग्ध तेज नावें या लहरों के नीचे रेंगती अर्ध पनडुब्बी नार्को पनडुब्बियां। सटीक पंक्तियों में व्यवस्थित कार्यस्थलों पर एक दर्जन विभिन्न एजेंसियों के विश्लेषक डिजिटल युद्ध क्षेत्र की निगरानी करते हैं। FBI के प्रति खुफिया विशेषज्ञ नौसेना के रडार संचालकों के साथ बैठते हैं। DA के ड्रग प्रवर्तन विशेषज्ञ तटरक्षक बल की बोर्डिंग टीमों के साथ सहयोग करते हैं। CIA के विश्लेषक संदिग्ध माल की आवाजाही पर नजर रखने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ गोपनीय जानकारी साझा करते हैं। मित्र राष्ट्रों कोलंबिया, पनामा और नीदरलैंड के प्रतिनिधि अपने अपने गश्ती क्षेत्रों से वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करते हैं। यह एकीकरण साझा कार्यालय स्थान से कहीं अधिक गहरा है। जब कोई निगरानी उपग्रह कोलंबियाई तट पर असामान्य ताप संकेत का पता लगाता है तो वह जानकारी तुरंत पूरे परिसर में स्क्रीन पर दिखाई देती है। कुछ ही मिनटों में विश्लेषक जात तस्करी मार्गों, मौसम के मिजाज और अमेरिकी अवरोधन संपत्तियों की वर्तमान स्थिति के साथ निर्देशांकों का संदर्भ लेते हैं। 300 मील दूर एक तटरक्षक बल के कट्टर को नए आदेश मिलते हैं। एक नौसेना हेलीकॉप्टर अग्रिम अड्डे से उड़ान भरता है। एक ड्रोन चुपचाप अपना रास्ता बदलकर संदिग्ध संपर्क पर नजर रखना शुरू कर देता है। यह निर्बाध समन्वय समुद्री कानून प्रवर्तन के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक नशीली दवाओं की रोकथाम संयोगवश हुई मुठभेड़ों पर निर्भर करती थी। गश्ती नौकाएं नियमित छापेमारी के दौरान तस्करों से टकरा जाती थीं। JF साउथ ने उस प्रतिक्रियात्मक रणनीति को एक पूर्वानुमानित विज्ञान में बदल दिया। शक्तिशाली कंप्यूटर एल्गोरिदम वर्षों के जब्ती डेटा, मौसम के पैटर्न, आर्थिक संकेतकों और कार्टेल संचार अवरोधों का विश्लेषण करके संभाव्यता मानचित्र तैयार करते हैं जो दर्शाते हैं कि नशीली दवाओं की खेप सबसे अधिक कहां दिखाई देगी। कमांड सेंटर 2 महासागरों के पार स्थित संपत्तियों के साथ सीधा संचार संपर्क बनाए रखता है। जब USS मिनियापोलिस सेंट पॉल ने 3 तेज रफ्तार जहाजों के रडार संपर्क की सूचना दी तो JF के विश्लेषकों ने तुरंत कोकीन की एक बड़ी खेप की पहचान कर ली। कुछ ही सेकंड में उन्होंने अतिरिक्त जहाजों को अवरोधन बिंदु की ओर भेज दिया और हवाई निगरानी के लिए समुद्री गश्ती विमान उतार दिए। सैन्य सटीकता के साथ प्रतिक्रिया सामने आती है। लीडेट टीमें यानी कानून प्रवर्तन टुकड़ी इकाइयां सैन्य संपत्तियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच एक परिचालन सेतु का काम करती हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित तटरक्षक बल के जवान नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात होकर एक गंभीर कानूनी चुनौती का समाधान करते हैं। सैन्य बलों के पास परिष्कृत खोजी उपकरण और भारी गोलाबारी क्षमता है, लेकिन शांतिकालीन अभियानों में गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। तटरक्षक बल की टीमें इस कानूनी अधिकार को लागू करते हुए विध्वंसक और फ्रिगेट को तैरते हुए पुलिस थानों में बदल रही हैं। तकनीकी बढ़त पारंपरिक रडार और सोनार प्रणालियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्नत सिंथेटिक अपर्चर रडार कक्षा से विभिन्न प्रकार के जहाजों के बीच अंतर कर सकता है और सतह के ठीक नीचे चल रही नार्को पनडुब्बियों के विशिष्ट वेग सिग्नेचर की पहचान कर सकता है। इंफ्रारेड सेंसर तेज गति वाली नावों की विशेषता वाले कई आउटबोर्ड मोटर्स के ताप सिग्नेचर का पता लगाते हैं। संचार अवरोधक उपकरण रेडियो चैट और मोबाइल फोन कॉल पर नजर रखते हैं और अक्सर योजनाबद्ध तस्करी की पूर्व चेतावनी देते हैं। नेटवर्क के जरिए दोनों दिशाओं में खुफिया जानकारी प्रवाहित होती है। हर अवरोधन से कार्टेल संचालन, तस्करी के रास्तों और तस्करी के तरीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। पकड़े गए GPS उपकरण छिपे हुए आपूर्ति भंडारों का खुलासा करते हैं। गिरफ्तार तस्कर संगठनात्मक ढांचों के बारे में जानकारी देते हैं। जब्त किए गए संचार माध्यमों से कार्टेल नेतृत्व के पदानुक्रम और वित्तीय नेटवर्क का पता चलता है। कमांड सेंटर अमेरिकी झलक क्षेत्र से कहीं आगे तक फैली रणनीतिक साझेदारियों को बनाए रखता है। जब कैरिबियन में कार्यरत ब्रिटिश नौसेना बलों को संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है तो वह खुफिया जानकारी तुरंत की वेस्ट तक पहुंच जाती है। वेनेजुएला तट के पास डच गश्ती जहाज अमेरिकी विश्लेषकों के साथ रडार ट्रैक साझा करते हैं। कोलंबियाई समुद्री इकाइयां नदी के ऊपरी हिस्से में अभियान चलाकर तस्करी के पैटर्न की रिपोर्ट करती हैं जो तटीय अवरोधन के अवसरों का अनुमान लगाने में मदद करती है। इस नेटवर्क आधारित दृष्टिकोण ने अमेरिका के समुद्री ड्रग युद्ध में रणनीतिक संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया। कार्टेल कभी विशाल समुद्री विस्तार में बेखौफ होकर काम करते थे। उन्हें विश्वास था कि अंतरराष्ट्रीय जल का विशाल आकार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। जेफ साउथ ने हजारों वर्ग मील समुद्र में फैला एक एकीकृत निगरानी नेटवर्क बनाकर उन सुरक्षित ठिकानों को खत्म कर दिया। तस्करी करने वाले संगठनों पर भी इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। तस्करों को अब अलग थलग गश्ती नौकाओं का सामना नहीं करना पड़ता जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। उन्हें एक समन्वित खुफिया तंत्र का सामना करना पड़ता है जो दक्षिण अमेरिका में उत्पादन केंद्रों से लेकर उत्तरी अमेरिका में वितरण नेटवर्क तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है।
हर पकड़ा गया शिपमेंट अतिरिक्त डेटा पॉइंट प्रदान करता है, जो धीरे धीरे पूरे आपराधिक कारोबार का नक्शा तैयार करता है। इस फ्लोरिडा कमांड पोस्ट से अमेरिका 2 गोलार्धों में अपनी समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करता है। खुले समुद्र को एक नियंत्रित युद्ध क्षेत्र में बदल देता है, जहां ड्रग तस्करों को भारी तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। वहां मिलते हैं।